नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि तिवारी। इस दुनिया में बहुत सारी अपराध की घटनाएं होती हैं, रोज़ होती हैं, और अपराधों में जो है कत्ल सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन कई बार कत्ल ऐसी वजहों से होते हैं कि सुनकर उस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। इससे ज़्यादा तो खैर इस कहानी या इस वाक्य को लेकर मैं और प्रॉम्प्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं पूरे वाक्य की शुरुआत करूंगा ताकि आप में वो इंटरेस्ट, वो रुचि जो है इस कहानी को लेकर बनी रहे। तो आइए मैं शुरू करता हूं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ये कहानी ख़त्म होगी, जब ये सिलसिला ख़त्म होगा, तो आपको बड़ी हैरानी होगी और आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर लोगों की सोच कैसी होती है। कितने अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं जो कैसे कैसी 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 वजहों को लेकर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना जो है वो मेरठ की है। दिल्ली के पास में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टाउन है मेरठ। स्पोर्ट्स गुड्स और दूसरी फैक्ट्रीज जो है उसके लिए जानी जाती है ये जगह। और मेरठ में रोहटा एक पुलिस स्टेशन है, और रोहटा पुलिस स्टेशन में के इलाके में हद में एक जगह है जिसका नाम है डालमपुर। डालमपुर में 2 जनवरी की सुबह जो है लोगों की नज़र एक शख्स की लाश पर पड़ती है। और इत्तेफाक से ये जो लाश है ये एक स्कूल के पास पड़ी हुई थी। तो खैर आजकल स्कूल तो खुले नहीं हैं, लेकिन वहाँ से जो दूसरे मुसाफिर गुजर रहे थे उन्होंने देखी कि एक शख्स यहाँ मरा पड़ा है। तो फिर उन्होंने रोहटा थाने की पुलिस को इसकी खबर दी और पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची। मौके पर आने के बाद, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है तो कई बार ठंड से भी लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन मौके पर आने के बाद पुलिस ने जब ये देखा कि मरने वाले शख्स की उम्र यही कोई 30-35 के आसपास है, तो एक तो ये बात थी जो रूल आउट करती थी ठंड से मौत की बात, और दूसरी जो बात थी सबसे विजिबल और बड़ी बात वो ये कि वहाँ काफ़ी सारा खून था और जो मरने वाला शख्स था उसका चेहरा भी जो है वो ईंट पत्थरों से कुचला हुआ था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये मौत जो है वो नॉर्मल डेथ नहीं थी। ठंड की वजह से किसी इंसान की मौत नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। लेकिन ये मरने वाला कौन था? अब बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर था, तो जब तक मरने वाले की पहचान न हो तब तक मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकती। तो पुलिस ने, जो पुलिस की टीम वहां आई थी, उस टीम ने मरने वाले शख्स के तमाम कपड़ों की तलाशी ली, उसकी जेब टटोली, हाथ डालकर देखा कि कहीं कोई आई कार्ड, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई पर्स, ऐसी कोई चीज़ मिले। तो पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद जो है उसके साथ कोई बिलोंगिंग जो है सिवाय कपड़ों के पुलिस को नहीं मिली। और जब पुलिस को कोई चीज़ नहीं मिली तो उसकी शिनाख्त, उसकी पहचान पुलिस के लिए एक और मुश्किल काम हो गया। लेकिन पुलिस को तो मामले की जांच करनी ही थी, मामला कत्ल का था। पुलिस ने उस लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, और साथ ही अपने मुखबिरों से, अपने सूत्रों से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि भाई ये बंदा कौन है, आप में से कोई जानता है, इसकी हत्या यहाँ हुई है। तो ज़्यादातर लोगों ने उसको पहचानने से मना कर दिया। लेकिन जब लाश पोस्टमार्टम के लिए गई और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जब उस लाश का इन्वेस्टिगेशन किया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की। एक चीज़ तो ये नोटिस की कि बंदे का चेहरा बेशक कुचला हुआ था, लेकिन उसे गोली मारी गई थी। इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये कि कत्ल तो चलो हुआ गोली मारकर, चेहरा कुचलने के पीछे 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि उसकी पहचान जो है वो इस्टेब्लिश ना हो पाए और पुलिस को उसके कातिलों तक पहुंचने में दिक्कत हो, या ना पहुंच पाए पुलिस। कातिलों का एक ये मकसद होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि जब इतनी ब्रुटलिटी किसी आदमी के साथ होती है तो इसके पीछे कोई भयानक रंजिश होगी, इस तरह का शक भी जो है वो पुलिस को होता है। क्योंकि जब इंसान बहुत गुस्से में होता है तो वो कई बार सामने वाले या अपने शिकार की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ भी जो है वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता है, अपना एंग्विश, अपना एंगर, अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए। तो ये भी एक वजह हो सकती थी। तो पोस्टमार्टम में 2 बातें पता चली: गोली, लाश का सिर कुचला होना, गोली से मौत होना। और एक तीसरी जो बात पता चली वो ये कि मरने वाला शख्स जो है वो प्रोबेबली मुस्लिम था। मरने वाले की पहचान जो है एक मुस्लिम नौजवान के तौर पर हुई, लेकिन पहचान एग्जैक्टली नहीं पता चल पाई
कि भाई कौन है क्या है। इसी बीच पुलिस को जब मेरठ में काफ़ी पूछ पड़ताल करने के बाद, खोजबीन करने के बाद जब कोई हेडवे नहीं मिला, तो पुलिस ने आसपास के ज़िलों में ये पता करने की शुरुआत की कि भाई कोई मुस्लिम लड़का अपने घर से गायब हो, जो घर नहीं लौटा हो, उसके कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। तो पुलिस ने जब ये कोशिश की तो इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस को ये पता चला कि अब से कुछ रोज़ पहले गाज़ियाबाद के एक मुस्लिम परिवार ने एक अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस ने फ़ौरन उस परिवार को बुलाया और बुलाने के बाद चूंकि कई दिन गुजर चुके थे, लाश तो नहीं थी, लाश का अंतिम संस्कार किया जा चुका था, लेकिन पुलिस ने उसके फ़ोटोग्राफ्स दिखाए और जो भी कपड़े और दूसरी जो भी और बिलोंगिंग तो नहीं थे, कपड़े थे, फोटोग्राफ्स थे, यही 2 चीज़ें थी। तो पुलिस ने ये चीज़ें जब उसके परिवार वालों को दिखाई तो परिवार वालों ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और लोग रोने लगे। और ये सबसे बड़ा एक प्रूव होता है कि हाँ, जब लोग रो रहे हैं, इतने भावुक हो गए हैं इन चीज़ों को देखकर, तो इसका मतलब इनके परिवार का ही बच्चा होगा। तो पुलिस ने मान लिया कि हाँ, लाश जो है उसी के परिवार के बच्चे की है और अब उसकी पहचान एक तरह से स्पष्ट हो गई, साफ हो गई और ये पता चला कि मरने वाले लड़के का नाम मोहम्मद शमीम है। इसी के साथ पुलिस ने मोहम्मद शमीम के बारे में पता करना शुरू किया। तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो मोहम्मद शमीम है, ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का दफ्तर मेरठ में ही है। पुलिस ने अब उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पता लगाना शुरू किया कि वो कहाँ रहता है, किसके साथ उठता बैठता है, कहाँ आता जाता है। पुलिस ने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ की और उसके कत्ल के बारे में जानना चाहा, लेकिन सभी ने जो है वो अनभिज्ञता जाहिर की। लेकिन पुलिस की तफ्तीश चल ही रही थी। पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी वहाँ पर उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, पर्स भी नहीं था, कोई आई कार्ड भी नहीं था, सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं था। तो पुलिस को मोबाइल फ़ोन तो हाथ नहीं लगा, लेकिन जब घर वाले मिल गए, जब उसकी पहचान हो गई, जब वो कहाँ काम करता है ये पता चल गया, तो उसका मोबाइल नंबर भी पता चल गया। तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की हिस्ट्री निकाली कि इसकी किस किस से बात होती है, कितनी बात होती है, और जब ये हत्या हुई प्रोबेबली 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात को ही हुई होगी, तभी 2 जनवरी की सुबह वो लाश मिली। तो उस समय इस लड़के के साथ और कौन मौजूद था, पुलिस इन सारी चीज़ों को देख रही थी। अच्छा, अगर मोबाइल फ़ोन किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है तो टावर की लोकेशन से उस जगह का और नियर बाई टावर का पता चलता है कि हाँ, ये मोबाइल फ़ोन इस जगह पर मौजूद है। ठीक उसी, अब मान लीजिए अगर मकतूल है, मरने वाला आदमी है, उसका मोबाइल फ़ोन अगर डालमपुर इलाके में दिख रहा है, रोहटा थाना इलाके में, तो जो कातिल हैं उनके भी मोबाइल फ़ोन उसी जगह पर दिखने चाहिए, बशर्ते कि कातिल अपना मोबाइल फ़ोन कहीं छिपाकर या छोड़कर नहीं आए। तो यहाँ पर जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस ने ये देखा कि डालमपुर इलाके में मरने वाले लड़के यानी मोहम्मद शमीम का मोबाइल फ़ोन उस समय एक्टिव था, मौजूद था, और इत्तेफाक से शमीम के साथ उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो कुछ और लोग काम करते हैं, जिनका नाम मोंटी, राजू और संदीप है, बल्कि काम करता था, इनके नोन थे, उनका भी मोबाइल फ़ोन जो है उस जगह पर एक्टिव था। तो कहने का मतलब ये कि जो बंदा मरा वो वहाँ पर मौजूद था और मरने वाले बंदे को जानने वाले 3 लोग भी उसी डालमपुर इलाके में उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर मौजूद थे। मोबाइल फ़ोन के टावर की लोकेशन इस बात की तस्दीक कर रही थी। अब पुलिस को एक बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिल चुका था और पुलिस को लगा कि हो ना हो इस मर्डर के पीछे मोंटी, राजू यादव और संदीप का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये लोग लास्ट टाइम उसके साथ थे और इत्तेफाक से फ़ोन पर जब बातचीत हुई इनकी मौत से पहले, तो वो भी शमीम के साथ मोंटी और राजू यादव की फ़ोन पर बात हुई थी। तो ये सारे जो टेक्निकल एविडेंसेस थे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जो डिटेल थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि शमीम के कत्ल के पीछे मोंटी, राजू यादव और संदीप का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी थी, ये कंफर्म होना बाकी था। लिहाजा पुलिस ने और देर नहीं की, इन तीनों लड़कों को पुलिस ने फ़ौरन उठा लिया, राउंड अप कर लिया। और उसके बाद पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो शुरू में इन्होंने हिला हवाली की, झूठ बोला कि नहीं, हमें तो नहीं पता, हमने नहीं मारा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जिस तरह के जवाब होते हैं
लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की, क्योंकि पुलिस के पास तो इस तरह के क्लू थे कि ये कत्ल में शामिल हो सकते हैं, तो पुलिस ने जब सख्ती की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने ही मोहम्मद शमीम की उस रात हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसकी पहचान स्टैब्लिश न हो, इसीलिए ईंट पत्थरों से उसका चेहरा भी कुचल दिया था। अब पुलिस को, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो सारी चीज़ों को पुलिस को कोर्ट में साबित करना होता है, तो इसीलिए सारे एविडेंस और कोरोबोरेट करने वाली जो चीज़ें हैं, गवाह और सबूत, इन सारी चीज़ों को पुलिस को एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है ताकि पूरी स्टोरी कंप्लीट हो पाए। तो कबूलनामा तो हो गया, अब पुलिस को वो चीज़ें रिकवर करनी थी जिससे ये स्टैब्लिश होता कि हाँ, शमीम की हत्या इन्होंने ही की थी। तो पुलिस ने जब सख्ती की तो इन कातिलों ने, इन मुलजिमों ने पुलिस को ये भी बताया कि किस गन से हत्या हुई। वो गन पुलिस ने बरामद की और उनके पास से पुलिस ने मरने वाले लड़के का एटीएम कार्ड और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया। कुछ देर के लिए ये भी कह सकते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के डिटेल की और बात कर लें, कि एटीएम कार्ड और मोबाइल फ़ोन तो कई बार बचाव पक्ष के लोग ये कहते हैं, जो डिफेंस लॉयर होता है, कि भाई ये सब तो पुलिस ने प्लांट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए जिस असलहे से गोली चली, जिस गन से गोली मारी गई, वो गोली अगर उसके बॉडी से रिकवर हो गई या गोली का खोल भी उस मौका वारदात से अगर पुलिस को मिल गया, तो उस बुलेट से या बुलेट का जो कार्टिजेस है, खोल जिसे कहते हैं, उससे जिस गन से गोली चली, इसका जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये पर्टिकुलर गोली इस गन से चली है या नहीं। अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ये एक, समझ लीजिए कि कंक्रीट एविडेंस होता है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, ऑथेंटिक फॉरेंसिक एविडेंस, कि भैया इसी गन से वो गोली चली जिस गोली से बंदे की मौत हुई। तो यहाँ पर गन भी था, गोली भी थी, गोली का खोल भी था, मोबाइल फ़ोन भी था, एटीएम कार्ड भी था। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस ने रिकवर कर ली थी इन गुनहगारों के कब्जे से और उनकी निशानदेही पर। अब जो आखिरी चीज़ बची थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों। आपके मन में भी ये सवाल होगा। तो कत्ल, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक मुस्कुराहट के पीछे कत्ल हो गया। वाकई बड़ी अजीब सी बात है। मैंने भी जब ये कहानी पढ़ी, मैंने भी जब ये वाकया सुना, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोई सिर्फ मुस्कुराहट पर कैसे किसी का कत्ल कर सकता है। मुस्कुराहट तो ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है एक दूसरे को देखकर खुश हो जाता है, ग्रीट करता है, लेकिन यहाँ मुस्कुराहट के पीछे कत्ल हो गया। हुआ यूं कि ये जो मोहम्मद शमीम है, ये मोंटी को देखकर अक्सर मुस्कुराया करता था और मोंटी को उसकी मुस्कुराहट बहुत नागवार गुजरती थी और समझ लीजिए उसके तन बदन में आग लग जाती थी जब शमीम मुस्कुराता था। लेकिन ऐसी क्या बात है कि शमीम के मुस्कुराहट से मोंटी को इतना गुस्सा आता था? तो इसके पीछे एक और कहानी है। मैंने आपको बताया कि ये मोंटी और शमीम और बाकी जो दो लोग हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। बेसिकली वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो शमीम के चाचा की ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसमें ये सारे लोग काम किया करते थे। तो ये जो मोंटी है वो शमीम के चाचा का एम्प्लॉय था कुछ समय पहले। शमीम का जो चाचा है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर, उसके साथ मोंटी का तकरीबन 10,000 रुपयों के लेन देन को लेकर डिस्प्यूट चला आ रहा था। अब ये जो शमीम था, इस डिस्प्यूट में उसका भी रोल था। एक दिन ऐसा हुआ जब इसी 10,000 रुपये के पीछे शमीम के चाचा के साथ मोंटी की काफ़ी कहासुनी हुई और तब शमीम के चाचा ने अपने भतीजे शमीम के साथ मिलकर, मतलब चाचा भतीजे दोनों ने मिलकर मोंटी की अच्छी खासी पिटाई की। मोंटी अकेला पड़ गया, कुछ कर नहीं सकता था और फिर पैसे की ताकत भी बहुत होती है। एक ओनर अपने एम्प्लॉय को तो कई बार पीट देता है, एम्प्लॉय मोरल ग्राउंड पर इतना हाई नहीं होता कि वो ओनर को पीट सके, तो यहां वो वाली बात भी थी। तो मोंटी की पिटाई की थी शमीम ने और उसके चाचा ने मिलकर रुपए पैसों के लेन देन को लेकर। अब यहीं से शमीम के साथ मोंटी की दुश्मनी हो गई थी और मोंटी ने वो नौकरी छोड़ भी दी थी। लेकिन चूंकि दोनों एक ही पेशे से जुड़े हुए थे, भाई इस ट्रांसपोर्ट में नहीं तो किसी और ट्रांसपोर्ट में काम करे, नौकरी छोड़ने के बाद भी दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता था। कभी किसी चौराहे पे, किसी मोड़ पे वो टकरा जाते थे, मुलाकात हो जाती थी। टकराना मतलब क्लैश नहीं, मुलाकात वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन जब जब मुलाकात होती थी तब तब ये शमीम जो है ये बहुत तंज करते हुए, यानी व्यंगात्मक मुस्कान जो है वो बिखेरता था और मोंटी को देखकर हंसता था।
ये बात मोंटी को बहुत नागवार गुजरती थी। तो मोंटी की इसके बाद भी कई बार शमीम के साथ कहा सुनी हुई, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि शमीम जो है वो मोंटी को गाहे बगाहे जब भी मौका मिलता था हंसते मुस्कुराते जलील कर दिया करता था, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। और इस बात से मोंटी बहुत खार खाया हुआ था, बहुत गुस्से में था। उसके बाद उसने प्लान किया नए साल में अपने दोस्त राजू यादव और संदीप को मिलाकर। इन दोस्तों ने गन का इंतज़ाम किया, देसी कट्टे का। मेरठ और आसपास के इलाकों में अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, देसी कट्टे भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में गन मिल जाता है। तो इन्होंने गन का इंतज़ाम किया और फिर फाइनली 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात को इन्होंने धोखे से शमीम को बुलाया। पहले उसे रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर गोली मारी और गोली मारने के बाद उसकी लाश पहचान में ना आए इसलिए उसे ईंट पत्थरों से बुरी तरह कुचल दिया। और इसके बाद ये लोग फरार हो गए। इन्होंने जाते जाते उसका पर्स, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका आई कार्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ से गायब कर दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। और इनको ये लग रहा था कि जब मरने वाले की पहचान ही नहीं होगी, ऐसे भी जो शमीम है वो बाहर का रहने वाला है। आई होप मैंने नाम में कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट किया हो। तो शमीम की ही हत्या हुई थी। तो इनको ये लग रहा था मोंटी एंड कंपनी को कि शमीम जो है वो बाहर का रहने वाला है, मेरठ का रहने वाला नहीं है, तो यहाँ तो उसके फैमिली के लोग भी नहीं हैं, तो इसलिए पहचान तो और भी नहीं हो पाएगी। तो वो बड़े निश्चिंत थे कि ये कत्ल का राज कभी खुलेगा नहीं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी पोल खुली जाती है, सच्चाई बाहर आ ही जाती है। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस मामले की तफ्तीश की और आखिरकार मोहम्मद शमीम, जिसका कत्ल हुआ था, उसके गुनहगार मोंटी, राजू यादव और संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो मैंने आपको वजह बताई, वो वजह अपने आप में बहुत अजीब थी। वजह सिर्फ ये थी कि सिर्फ एक मुस्कुराहट से, सिर्फ एक मुस्कुराने भर से, शमीम के मुस्कुराने से मोंटी को इतना गुस्सा आता था कि मोंटी ने उसका कत्ल ही कर दिया था। तो आज की कहानी यहीं तक। लेकिन जैसा कि हमारी परिपाटी है, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ देर और अपना समय दें, यहाँ से जाएं नहीं। और कुछ जो प्रीवियस वीडियो मेरा था जब मैं लाइव आया था, उस वीडियो पर जो कमेंट्स आए थे, उनमें से कुछ कमेंट्स मैं अभी पढ़ना चाहूँगा। 250 से ज़्यादा कमेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे मिला है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूं ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। कोई कमेंट, अगर कोई दिल में कोई बात हो तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिए। अभी कुछ कमेंट पढ़ता हूँ और जिनके कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, कुछ लोगों के नाम भी पढ़ूंगा। लेकिन सारे 250 लोगों का नाम पढ़ना भी मुश्किल है, फिर तो मुझे लगता है कि लाइव बहुत लंबा खिंच जाएगा और शायद आप लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए। तो आइए नटशेल में फटाफट शुरू करते हैं। विनय कुमार जी ये लिखते हैं कि आपका वॉइस बहुत स्लो है, प्लीज़ वॉइस अच्छा करो। ये कंप्लेन तो मैं लंबे समय से सुन रहा हूँ, हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर ली। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि और मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपनी टेक्निकल टीम को बता ही सकता हूं। यहाँ रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं, आप एक तरह से समझ लीजिए कि हेलो माइक चेक टाइप का बोल कर रिकॉर्ड करके उसको सुनता भी हूँ और मुझे यहाँ प्रॉपर सुनाई देता है, काफ़ी लाउड, काफ़ी क्लियर। आप लोगों तक जब ये वीडियो पहुँचता है तब ऑडियो का प्रॉब्लम क्यों होता है ये मुझे नहीं पता। शिवलाल तेली के नाम से एक आईडी है, इन्होंने राजीव शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसा कहा। राजीव शर्मा, हमारी जो पिछली कहानी थी उसके बारे में मैं जिक्र तो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो कहानी, वो वाक़या अभी नहीं सुना होगा, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाए इसलिए नहीं करूँगा। लेकिन राजीव शर्मा, इतना मैं बताना चाहूँगा कि उस पिछली कहानी के हीरो थे और उसको उन्होंने, शिवलाल जी ने थैंक यू बोला है, तो ये अच्छी बात है। प्रशांतो दास, इन्होंने लिखा है कि पुलिस ने अपना नंगापन छुपाया, वरना क्या पुलिस इतनी अंधी होती है, किसी कंपनी का हर एक पात्र आदमी सख्ती से पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रशांतों का ये कहना है कि पुलिस को जो है और सजग सतर्क रहना चाहिए। कहीं अगर जुर्म और अपराध हो रहा हो, पनप रहा हो उसके इलाके में, तो उसको कुचलना चाहिए पुलिस को। रियल इंडियन के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा है कि समाज में जो है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक लड़की की कहानी थी जो हमने पिछली बार सुनाई थी और रियल इंडियन आईडी जिनकी है उनका ये कहना है कि अगर लोग आगे आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई अगर किसी मुसीबत में हो तो समाज जो है वो और दूषित होने से बच सकेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। शमीम अख्तर, ईस्ट यूपी से हूँ और अब कम होता है, पहले लौंडा नाच बहुत होता था, अभी ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लेडीज़ को नचाया जाता है और मुस्लिमों में ये बहुत थोड़ा है। ओके, शमीम अख्तर बता रहे हैं कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं,
पहले जो है इस तरह की हरकतें और इस तरह के डांस, अश्लील डांस बहुत हुआ करते थे, और अभी जो है ऑर्केस्ट्रा पार्टी के नाम पर लड़कियों का डांस होता है। मतलब पहले क्या था कि लड़के जो है वो लड़की का भेष धर कर जो है नाचते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, उसमें भी बड़ी अश्लीलता, बहुत भोंडापन होता था। और अभी इनका कहना है कि अभी लड़कियां ही नाचती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो डांस होता है वो भी बहुत अप टू द मार्क नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं उनका नाम मुझे अभी पढ़ने में आए ना आए, किसी एक दर्शक ने मुझे बहुत अनाप शनाप बातें ये कहते हुए कही हैं कि क्या मुझे बॉलीवुड का डांस नहीं दिखता, वो जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में या डांस पार्टी में या लौंडा नाच वाले जो डांस होते हैं उसमें भी अश्लील डांस है, तो बॉलीवुड के डांस भी अश्लील हैं, उनके बारे में मैं क्यों नहीं बोलता। अब देखिए, ऐसा है, अगर कोई घटनाक्रम किसी चीज़ से रिलेटेड होता है तो जिक्र या बात उसकी होती है। जब बॉलीवुड की अश्लीलता, वहाँ के कास्टिंग काउच को लेकर कोई बात होती है तो वहाँ का जिक्र होता है। तो अगर मैं किसी एक केस स्टडी या एक वाक़े की या एक फिनोमेना की बात करूँ तो आप कहें कि दुनिया में वहाँ भी तो हो रहा है, वहाँ तो बार में इस तरह का डांस हो रहा है, वहाँ नाइट जो मुंबई में जो बार बालाएँ नाचती है वो भी अश्लील होता है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे। तो सवाल यह है कि आप इस तरह से अगर हर एक बात पर मुझे या मान लीजिए हमारी टीम पर ही सवाल खड़े कर देंगे तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम आपको एक मर्डर मिस्ट्री सुना रहे हैं, इस तरह की मर्डर की घटना दूसरी हुई होंगी, वहाँ से कोई आदमी उठकर हमें गालियाँ देने लगे, ये कहने लगे कि आप मेरठ की सुना रहे हैं, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, वहाँ तो आप बता नहीं रहे हैं, वहाँ पर आप कायर हो जाते हैं, आपका मुंह क्यों सिल जाता है, पैसे ले लिए, तमाम बातें। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ कुछ लॉजिकल बात कीजिए जो सुनने में अच्छा लगे। अविनाश दुबे, शाबाश शाबाश राजीव शर्मा इन्होंने लिखा, जो हमारी उस स्टोरी के हीरो हैं। शुभा घोष, और इनका लिखना है, इनका कहना है कि इस तरह का जो अश्लील डांस है वो पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए। राम नारायण साहू ये कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि बच्ची सलामत है। इन्होंने मुझे नमस्कार भी किया है, और आपको सर, मैं गरीब घर से हूँ, अपने बेटे को रेसलर बनाना चाहता हूँ, क्या इसमें सरकार हमारी मदद करेगी, ज़रूर बताएं। देखिए, दो चीज़ें हैं, बेटे को आप रेसलर ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके विश और उसके विल के बारे में सबसे पहले तो साहू साहब ये पता कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मर्जी जो है उस पर थोप रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें इंटरेस्ट है और टैलेंट भी है, सिर्फ इंटरेस्ट होने से नहीं चलेगा। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सरकार की मदद की बात तो बाद में आएगी। एक तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, दूसरा ये कि आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप पिता हैं तो फैमिली सपोर्ट तो होना चाहिए, वो तो इंटरेस्ट के साथ ही है। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि उस बच्चे में रेसलर बनने का टैलेंट भी होना चाहिए। आप रेसलर बनाना चाहते हैं इसलिए वो रेसलर बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे में हर टैलेंट हो। अगर उसमें रेसलिंग का टैलेंट है, अगर उसमें वो इंटरेस्ट है, तो फिर बाकी चीज़ें जो है वो कोचिंग के ज़रिए और अच्छे गाइडेंस के ज़रिए उसको पूरी की जा सकती है, कंप्लीट किया जा सकता है। तो पहले तो इन दोनों शर्तों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा कुछ और बनना चाहता है या उसके मन में कोई और ख्वाहिश है, आप कुछ और करा रहे हैं। चलिए, मैं ये मान लेता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो सरकार से जहाँ तक मदद की बात है, तो अगर कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा या रेसलिंग में अपने जौहर दिखाएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, वहाँ के राज्य सरकार या वहाँ के विधायक से आप बात करके, वहाँ के लोकल मिनिस्टर से बात करके, आपके इलाके का कोई मंत्री भी होगा, आप उसके लिए कोई सहायता राशि या उसके ट्रेनिंग के लिए बात कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। आप वहाँ के जनप्रतिनिधियों को पकड़िए जो आपकी मदद करेंगे। संजय शर्मा जी, इन्होंने लिखा है, जागो इंडिया जागो, जय हिंद। प्रभु राजपुरोहित, थोड़ा जल्दी आया करो भाई, कब से लापता हो, कम से कम 4 दिन तो आओ। राजपुरोहित साहब, थैंक यू वेरी मच आपके इस गुजारिश के लिए, इस गुजारिश के इस आदेश के लिए। जब जब हो सकेगा मैं ज़रूर आऊँगा, जल्द से जल्द। मैं सर मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। चंपारण वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से भारत की आज़ादी का बिगुल राजकुमार शुक्ल के प्रयासों से महात्मा गांधी के द्वारा नील आंदोलन की सफलतापूर्वक चलाकर उसे समाप्त किया गया। तो कुल मिलाकर इन्होंने चंपारण मोतिहारी के शानदार इतिहास के बारे में जिक्र किया है। और मुझे इन्होंने ये भी लिखा है कि और मुझे इससे जुड़कर, और अब अच्छा, इनका लिखना है क्राइम तक से जुड़कर उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, आपने लंबा सा मैसेज लिखा है। हर जगह की विशेषता है, और चंपारण की तो खैर अलग विशेषता। आपने बिल्कुल सही कहा कि महात्मा गांधी की अगुवाई में नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से, और आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन बहुत दुखद है कि आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी अपसंस्कृति जो है, सिर्फ चंपारण से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इलाके से जुड़ गई है,
जिसकी वजह से जो है नाम खराब होता है। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग, मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, लेकिन सुजीत अगर आप यंग हैं और आप जैसे और भी यंग लोग अगर हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए, तो अच्छी चीज़ों की शुरुआत होगी समाज में। अशोक यादव कह रहे हैं कि लौंडा डांस बंद किया जाना चाहिए, बिल्कुल। और भिखारी ठाकुर का विकास आर्य जी ने जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि वो जो है वो इस डांस को उन्होंने फेमस किया था, और इस तरह के नाच जो है अक्सर नेताओं के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते थे। देखिए, अगर कोई लोकल कल्चर है और अगर वो शालीन है, अगर वो अश्लीलता के दायरे में नहीं है, तो उस चीज़ की हिफाजत के बारे में तो सोचा ही जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें वक्त के साथ बुराइयां घुस गई हैं, अश्लीलता घुस गई हैं, तो फिर उससे बचना और उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। विकास आर्य जी ने बहुत सारा कमेंट लिखा है, कई सारे कमेंट, तो इतने कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन विकास जी थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सच ए वे। विजेंद्र राठी, मैं विजेंद्र राठी हरियाणा से हूँ। शोक समझ रखता हूँ कि इंसान या जीव को तकलीफ या कष्ट पहुँचता है उसको काले पानी की सज़ा होना चाहिए। अच्छा, इनका ये कहना है कि अगर कोई किसी को सताता है, परेशान करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसको सीधे काला पानी दे दिया जाए। चलिए, अच्छी सोच। शीला सिंह, पुलिस क्या बेहा की अब्बे सोते हैं? ओके, उनका कहना है कि शीला सिंह ये कह रही हैं कि पुलिस सोती रहती थी क्या जब इस तरह की घटनाएं हुई। खुशी जैन, प्लीज़ यूज़ माइक एंड इंक्रीज योर वॉइस। वेरी बैड माइंड पीपल्स, थैंक्स। बलविंदर विर्क इन्होंने लिखा है, लास्ट में उन्होंने शर्मा भी लिख दिया है, तो बलविंदर विर्क शर्मा। टिडबिट्स के नाम से एक आईडी है और इन्होंने जो है कुछ मैसेज भेजा है कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा जो है वो पीडोफिलिक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मॉन्स्टर के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। इंडिया, अच्छा, उन्होंने लिखा है कि नॉर्थ अमेरिका में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो मानवता के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ और बच्चियों के खिलाफ है। उसके बारे में और जानना चाहिए और देखना चाहिए हमें। उनका कहना है कि भारत में तो फिर भी इंसानियत है और चीज़ें अभी भी कंट्रोल में हैं। नीरज सोनी, उन्होंने लिखा है बकवास, उनको कहानी या जो भी वाक़या था उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उमेश गौतम जी, उनको इश्तेहारों से दिक्कत है। संजीव कुंडू, इमोशनल कहानी, पुलिस को काम ढंग से करना चाहिए, उन्होंने लिखा है। राजीव पाबले, डायना चोयांग, बाकी लड़कियों का क्या हुआ वो लिख रही हैं। देखिए, इनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैंने जिस्म फरोशी के अड्डों पर भी पुलिस की छापेमारी देखी है, लाइव उसे कवर भी किया है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो हालात से हार मान के वहीं रहना चाहती है। बहुत सारी लड़कियां यतीम होती हैं, अपने माँ बाप उनके नहीं होते, तो उनका कोई होता नहीं बाहर जहाँ वो जा सके, तो उस जगह उनको शरण मिली होती है, तो वो वहाँ रहना चाहते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं और लड़कियों को भी मैंने देखा जिनका परिवार तो कहीं है, वो दिल्ली में आकर या किसी दूसरे शहर में आकर जिस्म फरोशी कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, और उनके घर वालों को नहीं पता कि वो इस ट्रेड में है, लेकिन वो यहाँ से पैसे कमा कर घर भेजती हैं, और घर वालों को लगता है कि उनकी बेटी कहीं है और वहाँ से किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम करके हमें हमारे भरण पोषण के लिए पैसे भेज रही है। तो बहुत सारी जिंदगियां अलग अलग है, हर कहानी अलग है, हर लड़की की कहानी अलग है। तो बाकी लड़कियों को क्यों नहीं छुड़ाया गया, छुड़ाया जाएगा, नहीं जाएगा, इसके लिए इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर केस के बारे में तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के रीज़न होते हैं। तो हर लड़की जो वहाँ है वो मजबूरी में होगी ज़रूर, लेकिन कई लोगों ने उसे ही अपना घर भी मान लिया होगा, ये भी एक विडंबना है। अब मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ रैंडमली और फिर अब आगे के कमेंट्स पढ़ूंगा। शुभ्स के नाम से आईडी है, वॉइस में इंडिया के आप मॉर्गन फ्रीमैन हो, ग्रेट वॉइस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरी ओर से। अंकित मलिक, थैंक्स सर, थोड़ा थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट अ बैड कस्टम। बिल्कुल। रवीश सिन्हा, ये बिल्कुल दिमागी बीमारी है, बिहार में खुलेआम ऐसा किया जाता है, रवीश जी ने ऐसा लिखा है। परूप श्रेष्ठा, ये लव यू फ्रॉम हैम्बर्ग जर्मनी लिख रहे हैं। अंकित गर्ग, व्हाट अबाउट अदर गर्ल्स, उनके कब्जे में थी, उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? होपफुली इसका मैंने जवाब दिया है, आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। किरण सेठ, गॉड ब्लेस यू बनर्जी जी, इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। सुयश यादव, सुप्रतिम साहब, मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से हूँ, या मैं भी लौंडा नाच या फिर जिसे ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है उसके विरुद्ध हूँ, परंतु क्या करूँ, यहाँ लोगों की मानसिकता ही गलत है। बिल्कुल, ये भी पीड़ित हैं, इसका मतलब। किरण सेठ का तो मैंने जिक्र कर ही लिया। कनिका रॉय,
राय, आज के ज़माने में लोगों की मेंटलिटी बहुत घटिया है और अनकल्चर्ड होता जा रहा है। सुभाष सिंह, आपकी आवाज़ में अलग ही खूबसूरती है, थैंक यू वेरी मच। दीपक गुप्ता ने पूरी कहानी सुनने के बाद ये लिखा है कि ये नाच क्या है, तो अब इसका मैं क्या जवाब दूँ। राधा रवि शुक्ला, सही सर, नंबर याद नहीं रखते, लेकिन राजीव सर को बहुत धन्यवाद जिसने वो रेस्क्यू किया था लड़की का। तो हरमनदीप सिंह, एमवी, मीना विश्वनाथन, इन्होंने जवाब दिया है, एमवी शॉर्ट फॉर्म है इनके नाम का। दीपा बिष्ट और राहुल चौहान, कार्तिक यादव, विमल कुमार, नीतू राठौर, हेमा हंसदा, रीमा हंसदा, रॉकस्टार गिल, अमित कामरा, रणवीर वर्मा, लाइक अहमद, अन्ना, आर के मेघवाल उर्फ अन्ना। मेघवाल तो मेरी जानकारी के मुताबिक राजस्थान में होते हैं और अन्ना तो साउथ में होते हैं। आपने बड़ा गजब कॉम्बो बनाया है मेघवाल साहब। सुहेल काजी अपू, टी सीरीज़ के नाम से भी आईडी है। अल्फेज़ अंसारी, रमेश सुतार, किम कुंचुक, प्रियंका भारती, संगीता मथेरस। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हमने पढ़े, जिनके कमेंट नहीं पढ़ पाए उनका मैंने नाम पढ़ा। अगली बार मैं वादा करता हूं कि और ज़्यादा कुछ कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा, और जिनके नाम या कमेंट छूट गए हैं वो प्लीज़ फिर से कमेंट कीजिए, उनका नाम अगली बार पढ़ने की कोशिश करूंगा। रैंडमली पढ़ता हूँ, किसी के नाम पढ़ पाता हूँ, किसी के छूट जाते हैं। जिनके छूट जाते हैं वो अन्यथा न ले, ये ना समझे कि जानबूझकर नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसी कोई वजह तो है नहीं। बाकी बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे और सुरभि को फिलहाल इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।